हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और थीम वन में हमने देखा चंपारण सत्याग्रह इज मेनली डोमिनेटेड और रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है। तो आज का जो लेक्चर है वी विल नाउ सी कि कैसे हमें सोचना है, क्या कुछ लिखा जा सकता है और गिवन टाइम लिमिट में चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में क्या कुछ है, कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या फ्रेमिंग की जा सकती है, हम क्या एग्जांपल्स लिख सकते हैं, फैक्ट्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। फिर वी विल कम टू द मॉडल आंसर्स कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सो दैट जब आप मेन एग्जाम पर अपेयर हों तो वहाँ पर ये सारी लग्जरी नहीं होती टाइम की कि आप सोचें कि कैसे लिखना है, क्या करना है। इसीलिए और पीवाईक्यू से ऑब्वियसली ये पता लग जाता है कि चंपारण जैसे आपका ये थीम वन में है तो चंपारण ये मस्ट है, बार बार चंपारण ही पूछा गया है। अब जो हमने 63rd से शुरू किया था तो ये सबसे पहले 63rd का क्वेश्चन है, 38 मार्कर में आया है। डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, जो कि 1917 में हुआ था। अब इसके बारे में लिखना है। अब 38 मार्कर का है तो रफली 500 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा लिखना अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता और फिर आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे पेपर। तो अराउंड 500 वर्ड्स इनफ है। अब इसको हम देखते हैं और फिर बार बार जो लगातार पूछे गए हैं सवाल जहाँ पर वेरिएशन है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि एनालाइज करके लिखें और फिर वी विल सी द मॉडल आंसर्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कॉज क्या था और रिजल्ट क्या था। तो दो चीज़ें पूछ रहा है आपसे, व्हाट वाज द कॉज कि हुआ क्यों, यानी वाई। जिस चंपारण हम जानते हैं कि एक वाटरशेड मूवमेंट ऑब्वियसली है और गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया अराइवल के बाद जो पहला मूवमेंट हुआ मास लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस, दैट वाज चंपारण। और इसने ही जो गांधी जी अभी तक साउथ अफ्रीका में एक एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, उनके वहाँ कई सारे प्रोग्राम्स चले, उनका जो एक्सपीरियंस था वहाँ पर उन्होंने आके इंडिया में यूज़ किया और फिर वहाँ से आने के बाद ये चंपारण के जरिए से एक पैन इंडिया लीडर बन के उभरे। तो रीज़न क्या था फर्स्ट, एंड देन पूछ रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, रिजल्ट। बेसिकली दो पार्ट क्वेश्चन का है, ये तो एक्सप्लिसिटली आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के दौरान कई सारी चीज़ें आएंगी, उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। बिकॉज जब तक आप होलिस्टिक नहीं लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ कॉज लिखें 4 पॉइंट्स में और रिजल्ट आप कंक्लूड कर दें। तो ये 38 मार्कर है, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको लिखना है, तो आंसर शुड बी स्ट्रक्चर्ड और थोड़ा सा जो क्वेश्चंस के हिडन डायमेंशंस हैं, क्योंकि एक फ्लो आप मेंटेन करेंगे ना, एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर यू विल बिल्ड रिदम की क्यों हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देंगे, तब बताएंगे कि इसका मेन रीजन क्या था, कॉज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेट होगा ये, और फिर इस कॉज के बाद हाउ वाज द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट, और फिर आप आएंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। सो होलिस्टिकली इस तरह से आंसर फ्रेम करके हमें लिखना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन कि व्हाट विल बी द रीजन, वो तो हम बाद में आएंगे, उससे पहले इंट्रोडक्शन की चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था। तो इंट्रोडक्शन में आप चंपारण सत्याग्रह को कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था गांधी जी का, और इंडिया में भी आप कह सकते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। अब जो गांधी जी का साउथ अफ्रीका में एक्टिविज्म रहा था तो दिस वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय वो सत्याग्रह का मेथड जो गांधी जी ने पहले टेस्ट कर रखा था। 1906 में गांधी जी का क्या हुआ, जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर मास सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसको लीड किया था। वो जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पास हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसमें जो इंडिया और चाइनीज रेसिडेंट थे उनको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके चलना था, यानी पास कार्ड्स कहा जाता था ना, और उन पास कार्ड्स को और फिंगरप्रिंट की मैपिंग को तो इंडियन और चाइनीज के लिए मैंडेटरी बना दिया गया। बट गांधी जी डिफाई दिस, कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, और इसके खिलाफ क्या किया उन्होंने, सिविल डिसओबीडियंस लोगों को जोड़ा, और डिसओबीडियंस यानी डिसओबे करना, ये जो रूल है सरकार ने पास कर दी, वी विल नॉट फॉलो दिस। चंपारण में भी क्या हुआ था, उनको आने से मना किया था कि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आए, सरकार ने 144 लगा दिया और फिर एक नोटिस इशू किया। बट गांधी जी अगेन वो क्या किए थे, वहां पर भी डिफाई किए थे, यानी सिविल लोगों ने डिसओबे किया, सिविल डिसओबीडियंस है ना, कि तुम्हारे जो सरकारी आदेश हैं वी विल नॉट फॉलो दिस, यही मतलब भी है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या दूसरा पार्ट भी आप लिख सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट गांधी जी का साउथ अफ्रीका से अराइवल के बाद, जिसमें कि 18th सेंचुरी से ही एक्सप्लॉइट हो रहे एग्रीकल्चर्स का या रैयत का जो राइट अभी तक ब्रिटिश सप्रेस करके थी, वो चंपारण के सिविल डिसोबीडियंस से फूट पड़ा, एंड देन इट लेड टू ए मास मूवमेंट जो आगे चलकर एक वाटरशेड मूवमेंट के तौर पर इंडिया में देखने को मिला जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है। तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, बैक्ड बाय थोड़ा सा एग्जांपल्स और डाटा ऐसे लिखिए तो थोड़ा डेप्थ आता है आंसर में, ऐसा बस प्लेन स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लिख देना है। तो बाकी एस्पिरेंट भी जो एक होता है ब्लफ करने वाला कि बस कुछ सतही तौर पर पता है, कोई बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स या फिर डाटा नहीं लिख पा रहे हैं तो बस लिखने के लिए लिख देना है।
ऐसा नहीं करना है, डाटास, एग्जांपल्स, डेट्स, ये सब आपको लिखना है सो दैट थोड़ा आपके आंसर में डेप्थ आए। तो अराउंड 70 से 80 वर्ड में आपको लिख देना है इंट्रोडक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा कंफर्ट होता है, और कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही चीज़ इंट्रोडक्शन में आपको लिखनी है। तो उसके बाद क्या है, कॉज आपसे पूछ रहा है कि क्यों हुआ था सिविल डिसोबीडियंस, और दूसरा पार्ट में कह रहा है कि इसका इफेक्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम वाई दिस मूवमेंट, या आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रा सा दे सकते हैं इसके बारे में कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। कि कई ऐसा भी तो नहीं है कि अचानक कोई मूवमेंट फूट पड़ता है कि भाई अब क्या है कि थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और लोग जब एक लिमिट सीलिंग जब क्रॉस हो जाती है ना किसी चीज़ को, कहता है ना किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। हमेशा से एक टिपिंग पॉइंट आता है। टिपिंग पॉइंट क्या है, पहले से भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, 18 सेंचुरी से ही इंडिगो कल्टीवेशन को लेके चीज़ें चल रही थी, बट अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गया, उनका एक्सटॉर्शन, उन पर एबनॉर्मल टैक्स लगा देना, उनको कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं, उनका एक्सप्लॉयट करते रहना। तो एक टिपिंग पॉइंट ऐसा आया कि नाउ ये बियॉन्ड हो गया बर्दाश्त के, और एक जो लोकल लीडर्स थे और इंडिगो प्लांटर्स थे उनको भी गांधी जी के अराइवल से एक होप मिला। लखनऊ सेशन में ही गांधी जी को बोला गया कि आप इनके मूवमेंट्स की बातें उठाइए, बट गांधी जी का एक था कि फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व बाय सेल्फ, खुद हम देख लेंगे क्या है नहीं है, हम एक बार इत्मीनान कर लेंगे, देन वी विल, मतलब इस आंदोलन की शुरुआत होगी। और इसी तरह से हुआ भी। तो गांधी जी को आमंत्रित किया गया, वो सारी स्टोरी हमने पहले पढ़ रखी है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जरा सा इसको दे सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप जानते हैं कि इंडिगो प्लांटेशन, और इसमें 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया क्या होता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा को 1 बीघा भी बोला जाता है, और अर्लियर इट वाज 5 कट्ठा, कि 5 कट्ठा में आपको प्लांटेशन करना है किसका, इंडिगो का। अच्छा, आपको इस मार्जिन के इस तरफ नहीं लिखना है। अभी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो आई एम राइटिंग, क्योंकि मुझे मेंस देना नहीं है और ये कोई रियल एग्जाम है नहीं, लेकिन आपको अपनी आदत सुधार के रखनी है, मार्जिन के लेफ्ट और राइट नहीं लिखना है। डू नॉट राइट, ये आपको लिखा भी रहा है कि डू नॉट राइट इस तरफ। और राइट, तो 3 कठिया सिस्टम पर हम बात कर रहे थे कि पहले था कि हर 20 में से 5 कट्ठा आपको इंडिगो ही प्लांट करना है, और खास करके जो ज़्यादा होता था प्रोडक्टिव या जो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती थी वहाँ इंडिगो प्लांटेशन को करने को कहा जाता था। बट अल्टीमेटली इट वाज रिड्यूस टू 3 कट्ठिया, यानी हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा इट वाज मैंडेटरी कि नील की खेती की जाए। अब नील की खेती काफ़ी वाटर इंटेंसिव होती है, उसके प्रोडक्शन से लेकर उसको नील तैयार करने तक काफ़ी वाटर इंटेंसिव था, और उसके हिसाब से ना कोई सिक्योरिटी था, ना कोई प्रोडक्शन थी, नथिंग। तो ये एक बड़ा रीज़न था। उसके साथ साथ कोई लीगल इनका बैकिंग नहीं था। जो प्लांटर्स होते थे, यानी जो इनको रैयत को इंडिगो की खेती के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे, जो 3 कठिया सिस्टम में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पावर उसी के पास था। तो ये सब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम दे सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली हो क्या रहा था 18 सेंचुरी से ही, यानी 1700 के टाइम से ही लेकर ये आपका रिवोल्ट हुआ 1917 में, 200 साल तक। जो पहले बंगाल वाला रीजन में भी एक बार इंडिगो रिवोल्ट देखने को मिला है, और उसी तरह से बिहार में भी ये 100 सालों से भी ज़्यादा से ये चीज़ लगातार चल रही थी। सो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम आएंगे कि इसका मेन रीज़न क्या था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस, कॉज ऑफ चंपारण सत्याग्रह। अब जो इसके रीजंस हैं हम उनको 1 बाय 1 लिस्ट कर देंगे। जो मेन रीजंस था, क्या रीजन था, सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। वी विल मेंशन दिस, कैसे किसानों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर। देन ऑब्वियसली 3 कठिया सिस्टम, वी विल राइट अबाउट दिस कि हर 20 में से 3 कट्ठे में इंडिगो प्लांटेशन करना था, और जो उनका प्रोडक्टिव लैंड था वही उसमें यूज हो जाता था, क्योंकि ऑब्लिगेशन था ना कि इतना आपको प्रोडक्शन करके देना है। नहीं है अगर, या प्रोडक्शन कम हुआ या किसान नहीं उसको दे पाए तो उस पर भी चार्ज लगाता था। तो उसके लिए भी एक टर्म था, दैट वाज तवान। प्रोडक्शन उसका कम हुआ या उसको निकलना है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो दे विल हैव टू पे टैक्सेस। ये तमाम सिस्टम भी इसका एक मेजर रीजन था। मतलब एक्सप्लॉयटेशन के सारे तरफ से सारे रास्ते खुले हुए थे कि बस बहाना मिलना चाहिए कि किसान को किस तरह से नील की खेती वालों को एक्सप्लॉइट किया जाए। फिर एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, कि कोई चीज़ इसमें प्रोटेक्टेड नहीं है कि खेती करनी है तो करनी है, कुछ कंसर्न है या कुछ उसमें इशू आ रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है जहां अपील किया जाए, और अगर अपील की भी जाए तो उसका कोई लीगल बैकिंग नहीं था या कुछ उसमें होने वाला नहीं था। बस उनके माइजरेबल कंडीशन पर उन्हें छोड़ दिया गया था कि भाई प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है यू विल हैव टू डू दैट। और ये सब चीज़ें हो ही रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, लीडरशिप मिल गया। इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला और जो दूसरे लोग थे उनका एक्टिव लीडरशिप मिल गया। तो ये कलेक्टिवली एक तरफ से एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा था, अब इनको चैनलाइज करने के लिए एक लीडरशिप भी मिल गई। फिर इनके ज़रिए से गांधी जी, तो अल्टीमेटली ये जो सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट था, सालों से जो असंतोष भरा हुआ था,
अब उसको मिल गया एक चैनल कि कैसे अपना जो डिमांड्स हैं या जो अपने जो डिप्लोरेबल कंडीशन है इसको ठीक किया जाए। तो ये सारा कॉजेज हो गया चंपारण सत्याग्रह का। फिर वी विल कम टू द कोर्स कैसा रहा कि इसमें किस तरह, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है ना, तो सारा होलिस्टिक चीज़ें आपको लिखनी होगी। फिर कोर्स ऑफ द सत्याग्रह, इसमें हुआ क्या था। कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे पहले अराइवल ऑफ गांधी जी हुआ, वो हम लिखेंगे। फिर इनके आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा कि 144 लगा दिया गया एंड गांधी जी वॉज सेट टू कि आप छोड़ दीजिए ये वाला जिला है ना, बट गांधी जी ने इसको डिफाई कर दिया। फिर यही वाला सिविल डिसोबीडियंस हुआ कि हम आपके ऑर्डर्स को नहीं मानते, और इसकी वजह से गांधी जी को गिल्टी भी माना गया था। ये सारा कोर्स ऑफ एक्शन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें मास, जब लोग इससे जुड़ने लगे कि गांधी जी को गिल्टी तो बोल दिया गया बट इट वाज सेड कि एक्सप्लोटेशन तो है ही, सच को सच दिखाने के लिए जब किसी चीज़ को गिल्टी बोल दिया गया तो लोगों का और इसमें जुड़ा हुआ, और फिर ग्राउंड लेवल सर्वे हुए और बताया गया कि किस कदर किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इंडिगो कल्टीवेशन के नाम पर। और 8,000 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स जमा किए गए, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि मोर देन 8,000 टेस्टिमोनियल्स की इसमें लोकल वॉलंटियर्स और ग्रुप ऑफ पीपल ने ये कंफर्म किया कि इतने एक्सप्लोटेशन जो है, ऐसा नहीं कि रैंडम बस डिसोबीडियंस किया जा रहा है। तो इट वाज फाउंड कि इतना टेस्टिमोनियल्स थे कि इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से किसान परेशान हैं। तो दिस वाज कोर्स ऑफ एक्शन ड्यूरिंग सत्याग्रह। देन कम्स कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कि आपके सवाल में पूछा गया है डायरेक्टली। देन वी विल राइट रिजल्ट या फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। सबसे पहले तिनकठिया सिस्टम जिसको लेके चल रहा था इतना डिसोबीडियंस, तिनकठिया को एलिमिनेट कर दिया गया, इट वाज एबॉलिश। तो आप ये लिखेंगे कि तिनकठिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। फिर हमने तवान सिस्टम की जो बात की, तो तवान सिस्टम को भी रिटर्न करने का कितना, तो 25% ऑफ द तवान इसको रिटर्न किया जाए, जो कि किसानों पर एग्जॉर्बिटेंटली लगा दिया गया था। फिर गांधी जी के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं कि हाँ, एक मास नेशनल लीडर मिल गया इंडिया को, जो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका और सिविल डिसोबीडियंस विदाउट वायलेंस अपनी बातों को मनवा चुका था। तो एक रास्ता दिख गया ना, एक वे फॉरवर्ड दिख गया कि आगे जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट होगा, इसमें ये टेस्टेड हो चुका था कि अब इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस में चीज़ें वर्क करती है। तो गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका की चीज़ बिहार में अप्लाई किया, अब बिहार से ये पेन इंडिया अप्लाई होने वाला था ये, क्योंकि टेस्ट किया जा चुका था इतने एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ ही। तो एक नया तरीका मिल गया था सिविल डिसोबीडियंस का। उसके अलावा लोगों में मास पॉलिटिकल अवेकनिंग था, किसान और पीजेंट्स बहुत लार्ज नंबर पर जुड़े थे, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग भी इसका एक मेजर कॉन्सिक्वेंस रहा, इसका एक रिजल्ट रहा। तो इस तरह से कई सारे इसके रिजल्ट हैं, वी विल राइट अबाउट द रिजल्ट। अच्छा, एक चीज़ और, चूंकि स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है जैसे बीपीएससी है, तो एक जेनरिक आंसर लिखने के बाद, जो कि हम पढ़ते रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर जब एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं तब भी, तो उसके साथ साथ आपको एक बार बिहार का एंगल अगर आप लिखते हैं, बिहार एंगल, तो इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क। अब बिहार का एंगल क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चंपारण पर इतना जोर इसलिए दिया गया है कि बिहार में ये चीज़ें सारी हुई, तो आप बिहार का अगर एंगल देंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। सो वी विल राइट स्पेसिफिक बिहार एंगल। इसमें आप लीडरशिप की बात कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद या राजकुमार शुक्ला, इसके अलावा ब्रज किशोर एंड ऑल दोज, पैन इंडिया अब लीडरशिप बिहार से मिलना शुरू हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बिहार वास पायनीर यहीं से शुरू हुआ, तो बिहार का ये भी एंगल दे सकते हैं कि नई राह दिखाई। अभी तक जो 3P वो है ना, प्रेयर, पिटिशन, इस पर जो डिपेंड कर रही थी अभी तक की कांग्रेस, तो एक नई राह दिखाई गांधी जी ने, तो ये भी बिहार से ही शुरू हुआ। सो दिस इज ऑल्सो बिहार वाला एंगल। फिर चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो पास हुआ 1918 में, ये भी स्पेसिफिकली बिहार के लिए था कि यहाँ जो तिनकठिया सिस्टम था इसको एलिमिनेट किया जाए। सो वी विल राइट बिहार स्पेसिफिक पॉइंटर्स और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से ये आपका 38 मार्कर्स में थोड़ा डिटेल हमें लिखना है। वैसे आपसे कॉज पूछा है एंड सीधा इसका पूछा है रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बट इन बिटवीन जो है बिटवीन द लाइंस चीज़ें हैं वो आपको लिखनी होगी, क्योंकि ये डिटेल्ड है ना 38 मार्कर्स का। तो ऐसा आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन दिया आपने, फिर रीज़न दिया एंड देन आप इसके कॉन्सिक्वेंस देंगे, बट थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों हुई चीज़ें और कैसे हुई, यू विल हैव टू राइट दिस। और ये एक हमने डिस्कशन कर लिया, उसके बाद जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में बिल्कुल वो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होगी, क्योंकि डिस्कशन के दौरान ऑब्वियस भी है थोड़ा सा हैफजार्ड हो जाता है, जो हमें लगता है कि बोलनी चाहिए, हर कुछ लिखा नहीं जा सकता, बट व्हेन वी एक्सप्लेन तो हम कोशिश करते हैं कि इसको होलिस्टिकली एक्सप्लेन कर दें। अब एक बार इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं जो हमने प्रिपेयर किया है, सो दैट आप उसको बस याद करके जाइए
अब ऑब्वियसली मॉडल आंसर्स में कई सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा वर्ड लिमिट एक्स्ट्रा भी होगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें आपको याद करनी है ऐसा तो नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड याद कर लें, थोड़ा सा एग्जांपल्स या फिर नंबर्स या डाटास थोड़े उसमें होते हैं। उसमें आपको जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना कन्वीनियंट हो सकता है, आप उसको याद करें और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें। एक बार हम देख लेते हैं कि मॉडल आंसर्स, बस ब्रीफली उसको चलते चलाते देख लेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है। एक बार देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली मॉडल आंसर कंसिस्ट ऑफ। क्या कितनी बार पूछा है, कब पूछा है, वो हमने हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले देखिए, वर्ड काउंट थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है, टाइम ऑब्वियसली आपको 22 से 25 मिनट मैक्सिमम इसमें देने हैं। और कीवर्ड्स आपको कौन सा यूज़ करना है, तो तिनकठिया सिस्टम, इंडिगो, नील, है ना, दिस टेक्निकल वर्ड्स यू नीड टू राइट इन योर आंसर। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगता है एग्जामिनर को भी कि ये ऐसा सतही लेवल पर, दिस इज नॉट ए सरफेस लेवल आंसर, थोड़ा डेप्थ आपने तैयारी की है। सत्याग्रह, गांधी जी और जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है इस चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड, उनके नाम लिखिए, इंक्वायरी कमेटीज, ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ी आपको लिखनी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने दो तीन तरह से देखा कि व्हाट यू फाइंड कन्वीनियंट, आप इंट्रोडक्शन लिखिए। यहाँ पर जैसे है 1917 में हुआ और डिफाइनिंग मोमेंट था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का, फर्स्ट अवर एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी का नॉन वायलेंट मास रेजिस्टेंस, जो कि वो 1906 में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में टेस्टेड था, वो उन्होंने यहाँ बिहार में अप्लाई किया। और फिर जिनकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी पैन इंडिया एक गांधी जी बन के हीरो निकले, जो एक इंट्रोवर्ट वहाँ पर एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, पैन इंडिया ग्लोबल एक लीडर बन के उभरते हैं। फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमने हालांकि डिस्कस कर लिया है कि इसमें हुआ क्या था। फिर इसका कॉज, ये आपका सवाल का मेन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली। तिनकठिया सिस्टम जिसमें था, पिजेंट्स वर लीगली बाउंड टू ग्रो इंडिगो इन 3/20, यानी हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा इंडिगो प्लांटेशन करना था, और वो भी सारा एक्सप्लोटेटिव प्राइसेस पर, और इवन मार्केट से भी कम प्राइसेस पर इनको ये प्रोड्यूस करना होता था। फिर तवान एक्सटॉर्शन, ये क्या था, सिंथेटिक डाइज मेड इंडिगो अनप्रॉफिटेबल। जब कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डाइज आने लग गए तो क्या हुआ, टेनेंट चाहता था कि वो इससे निकल जाए, यानी वो अब नील की खेती ना करे, तो उसके लिए भी इन्हें टैक्स देना पड़ता था, टू रिलीज देम फ्रॉम ग्रोइंग ऑब्लिगेशन। इस ऑब्लिगेशन से बाहर निकलने के लिए तमाम सिस्टम था, ये भी काफी एक्सप्लोटेटिव था। फिर लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी, ये भी हमने बात कर ही लिया। फिर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का क्या रोल रहा, ये इसमें ये गया है कि लखनऊ सेशन में हमने बात किया, गांधी जी से मिले और बिहार आने का उन्होंने उनको न्योता दिया, सो दैट वो डिप्लोरेबल जो कंडीशन है पीजेंट्स की, उन पर बात कर सकें। और फिर ब्रॉडर कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी प्लांटेशन जो पॉलिसी थी वाज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन, यानी फूड ग्रेन्स, इनको चावल या फिर दालें, जो चीज़ खुद कंज्यूम करता है इंसान, उसको छोड़कर अब इनको कैश क्रॉप इंडिगो ये प्रोड्यूस करने के लिए एक तरह से कंपल्सन था। और उनका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता था, डिप्लेशन होता था, काफ़ी वाटर इंटेंसिव थी, आसपास की जगहों पर इसका इम्पैक्ट था। उसके बावजूद भी एक बेहद दयनीय स्थिति में उनको इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ता था। फिर कोर्स कैसा रहा सत्याग्रह जो हुआ, ये सिविल डिसोबीडियंस, इसके बारे में है कि व्हाट यू विल हैव टू, मतलब कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, गांधी जी को रोका गया, एंड देन दो सिविल डिसोबीडियंस जो कि हमने बात भी की। फिर इसका आता है कि रिजल्ट क्या हुआ, और इसमें क्या, तिनकठिया सिस्टम पहले एलिमिनेट हुआ, फिर तवान का रिटर्न हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस को लेजिटिमेसी मिली, गांधी जी एक नेशनल लीडर बने, मास पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ। हालांकि ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ये थोड़ा उसी को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा गया है, क्योंकि बस ऐसे डिस्कस करना तो आपको लगेगा कि लिख लेंगे, और यही पर एक ट्रैप हो जाता है। आपको लगता है लिख लेंगे बेहतर है, बट आप इसको लिखने की कोशिश करिए बार बार, तब जाके एक फ्लो बनता है। आपको वर्ड सिलेक्शन में कई बार दिक्कत आएगी, कई बार समझ नहीं आएगा कि इससे कनेक्टर्स कैसे किया जाए, फ्लो मेंटेन कैसे हो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही ये होगा। फिर हम बिहार का एंगल देंगे कि ये बिहार, ये आपका बर्थ प्लेस की तरह हमने बात की है कि जो सत्याग्रह हुआ तो बिहार में, बट इट वाज नॉट लिमिटेड टू बिहार इवेंट, और ये सत्याग्रह फर्स्ट एवर ऑन इंडियन सॉइल में होने वाला पहला सत्याग्रह था। और आगे चल के हम जानते हैं कि मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल वीपन गांधी जी का बन के सत्याग्रह उभरा। तो ये स्पेसिफिक वी कैन राइट अबाउट बिहार एंगल। और बिहार एंगल आपको इसलिए देना है कि हमने बात पहले भी की कि दिस इज स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम, और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर आप वहाँ स्टेट स्पेसिफिक एंगल्स पर लिखते हैं तो। फिर हम लीडरशिप के बारे में बात करेंगे, फिर कौन उसमें बिहार रिप्रेजेंटेटिव में कैसे ये प्रोटेगोनिस्ट, यानी अनलाइक दूसरे जो नेशनल मूवमेंट हुए उसमें बिहार के इंडिगो फार्मर्स सफ़र कर रहे थे, और पहले जो एजुकेटेड अर्बन्स थे उनकी तरह नहीं थे, और इस बार जो सफ़र कर रहे थे वो बिल्कुल ही थे जिनको ऐसे सिचुएशन में वो फंस चुके थे, और फिर उनको एक स्केप मिला गांधी जी के जरिए। फिर प्रोमिनेंट, फिर राजकुमार शुक्ला का रोल है, एंड देन चंपारण अग्रेरियन एक्ट, और फिर हम जाके इसको कंक्लूड करेंगे।
तो ये आपका एक डिटेल 38 मार्कर क्वेश्चन है, जो कि बार बार या तो शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है या आपको डिटेल वाले में भी पूछा गया। अब इसी को रिपीटेशन थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करके, इसीलिए हमने होलिस्टिकली इसको डिस्कस कर लिया है कि वैन दूसरे एंगल भी पूछे तो आपको एक फेयर आइडिया हो कि चंपारण में हुआ क्या था और किस तरह से कोर्स ऑफ एक्शन रहा, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ और कैसे चंपारण के जरिए से एक जो नया पॉलिटिकल वीपन मिला गांधी जी को, उसको गांधी जी ने टाइम एंड अगेन और इंडियन पॉलिटिक्स में बार बार यूज किया गया। तो ये था चंपारण। और जो ये तो एक डिटेल हमने इसलिए थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस कर लिया कि अब जो और सवाल हैं, बाकी जो सवाल बचते हैं 7 सवाल, तो इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा एनालिटिकली देखेंगे और मॉडल आंसर्स को पढ़ेंगे, हमने इसीलिए भी वर्ड लिमिट यहाँ जो आपको ज़्यादा दिख रही है ना, हमने कहा कि लिखना है आपको अराउंड 500 वर्ड्स में, लेकिन ये जो मॉडल आंसर है दिस इज लगभग 900 वर्ड्स में। तो थोड़ा हमने होलिस्टिक इसको बना दिया है कि आप इसके सारे एंगल्स को पढ़ लें। चंपारण जो सत्याग्रह है, इससे बाहर कुछ एंगल होगा नहीं जो अब आपके अपकमिंग क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो वो आपको, अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से, तो वो क्वेश्चन से रिलेटिवली काफ़ी आसान होंगे, जिसको आप इजी टैकल कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई राय हो, तो यू कैन रीच अस ऑन 7992290065। इसी तरह से जितने भी पेपर 1 जीएस और पेपर 2 दोनों के सारे थीम्स हम एनालाइज करेंगे और सारे पीवाईक्यूज विथ मॉडल आंसर्स। यूट्यूब पे जितना हो सकेगा वी विल पुश देम ऑन यूट्यूब। बाकी सेलेक्ट सिविल्स ऐप भी है, और जो फ्री चीज़ है, जो फ्री रिसोर्सेस होगा, वो आप हमारे ऐप पर जाएं, ऐप पर आप बीपीएससी सेलेक्ट करिए और बीपीएससी में फ्री रिसोर्सेस में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं, एक्सप्लेनेशंस है, ऐप पर टाइम टू टाइम हम उसको अपलोड करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।